चलिए जी ध्यान दीजिएगा। इधर का जो हम पढ़ने वाले हैं ना, याद रखिएगा भाग 5 ये आपका हर एग्जाम में आता है, पूछा जाए बेसिक है। और यही भाग 5 है जो क्या बताता है जी, हमारे बेसिक याद रखिएगा संघ सरकार के बारे में। पूरा कैसे देश का प्रशासन करना है निर्भर करता है भाग 5 के हिसाब से। इसीलिए भाग 5 को कहा जाता है, मेन जो देखा जाए तो संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। 2 प्रश्न पूछेगा, अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 19 कहलाएगा, ठीक है जी। अगर भाग 5 पूछे, तो भाग 5 क्या कहलाएगा, संविधान की रीढ़ की हड्डी। सेम उसी प्रकार अगर आत्मा पूछे तो चला जाता है। आत्मा अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 आ जाएगा। अगर पूछे भाग है तो आपका प्रस्तावना भी आ जाता है, देखेंगे आगे, ठीक है। तो फिलहाल ये चल रहा है कि भाग 5 जो है हमारी संविधान की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि पूरा देश कैसे प्रशासन करना है इससे निर्भर करता है, देखिएगा। तो भाग 5 बहुत बड़ा टॉपिक है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, याद रखिए 52 से लेकर 151 तक लगभग 100 आर्टिकल इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मोटा जब कोई भी भाग बहुत ज्यादा हो जाता है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो भाग 5 को अध्याय 5 में बांटा है, ठीक है जी। याद रखिएगा भाग 5 जो है अध्याय 5 में बटा है, जिसे पहला अध्याय क्या कहता है, कार्यपालिका के बारे में बताता है। कार्यपालिका की जिसके बारे में हम पढ़ेंगे 52 से लेकर 78 तक, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कार्यपालिका कौन चलाएगा। जैसे आप राष्ट्रपति पढ़ोगे, प्रधानमंत्री पढ़ोगे और आपका मंत्रिपरिषद किसमें आ जाएगा जी, कार्यपालिका, जिसके बारे में पता है कहां से 52 से लेकर 78 तक। उसके बाद अगला आएगा संसद, बताया है संसद होगा क्या, एक एक चीज किसने बताया, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक ये आपका संसद के बारे में पता चलता है। इसके पश्चात एक और बताया राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या होता है, जिसके बाद चर्चा के अनुच्छेद 123 में जब हमारा संसद सत्र में नहीं रहता है और इमरजेंसी में कुछ आ जाता है तब राष्ट्रपति को कौन सा पावर जी, विधायी शक्ति, 123 का वो लोग प्रयोग करते हैं। अगला है न्यायपालिका, 124 से लेकर 147 तक इसके बारे में न्यायपालिका। और 5वां कौन सा जी, नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, जो देखता है कि भारत का पैसा जो उस परियोजना में लगाया जा रहा है वो सही तरीका से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब भ्रष्टाचार का उजागर करने वाली संस्था कौन कहलाएगा जी, नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, जिसके बारे में हम लोग अनुच्छेद 148 से लेकर कहां तक पढ़ेंगे जी, 151। तो मोटा मोटा कहने का मतलब है जो भाग 5 है संघ सरकार 5 अध्याय में बटा है। अब एक एक अध्याय को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला अध्याय देखते हैं, अध्याय पहला, ठीक है जी। अध्याय पहला क्या कहता है, कार्यपालिका, समझिएगा। तो कार्यपालिका के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में पता चलता है अनुच्छेद 52 से लेकर कहां तक पढ़ेंगे, 78। तो आपको कार्यपालिका में क्या पढ़ना है, सबसे पहले कार्यपालिका में देखेंगे राष्ट्रपति, याद रखिएगा जी राष्ट्रपति कौन होंगे, क्लियर हो गया। दूसरा कार्यपालिका में हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखने वाले हैं हम लोग प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री होगा। और चौथा मंत्रिपरिषद, ये बेसिक कार्यपालिका में पढ़ना है, याद रखिएगा। ठीक, क्या बोल रहा हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो प्रारंभ सबसे पहले किसे कर रहा हूं मैं, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा लिख रहे हो क्या, लिख लीजिए, चलिए। आगे देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जो पता चलता है हमें अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, राष्ट्रपति के बारे में बेसिक बताया है, ठीक है जी। याद रखिए, समझिएगा 62 भी आ जाता है लेकिन अभी मैं फिलहाल मान के चलिए 61 तक है आपके पास। अब समझिएगा सबसे पहले अनुच्छेद 52 क्या कह, याद है यहां से आपको अनुच्छेद याद करना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपति बहुत जरूरी टॉपिक हो जाता है।
तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का क्या होगा जी, एक राष्ट्रपति होगा। तो समझिएगा हमारे यहाँ राष्ट्रपति कॉन्सेप्ट नहीं था, हम लोगों ने कहां से राष्ट्रपति लिए। तो देखिएगा जब हमारे यहाँ संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा द्वारा क्या बनाया जा रहा होगा जी, संविधान का निर्माण। ठीक है, याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा संविधान का क्या किया जा रहा था, निर्माण। तो इसी कड़ी में सोचा कि भारत को एक मुखिया देना पड़ेगा। तो उनके पास बहुत सारे मॉडल रहे होंगे, कई सारे 64 देश थे, 64 के संविधान थे, तो उनके हिसाब से अडॉप्ट करें कहां से लिया जाए। तो अगर बात करें भारत का जो संसदीय प्रारूप है, याद रखिएगा संसदीय प्रारूप कहने का मतलब है जो हमारा जो पार्लियामेंट का जो स्वरूप है कहां से लिए हैं। तो सबसे पहले याद रखिए जो संसदीय प्रारूप है इनका स्वरूप हम लोग कहां से लिए जी, ब्रिटेन से। कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से। अब समझिएगा ब्रिटेन में वहां का जो सर्वोच्च होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वहां के महाराजा। महाराजा रहा है और आगे चलकर क्या बने जाएगा जी, महारानी। समझिएगा वहां का सर्वोच्च कौन था, महाराजा और महारानी, जिसे हम लोग वहां पे कहा जाता था नाम मात्र का कार्यपालिका, या इसे कहा जाता है नाम मात्र का प्रमुख। नाम मात्र का प्रमुख है, कुछ भी नाम मात्र प्रमुख देखेंगे क्या होता है। ठीक है जी, तो ये क्या था, ये ब्रिटेन में मात्र नाम मात्र का प्रमुख था, जबकि सत्ता का संचालन वहां के कौन कर रहे थे जी, प्रधानमंत्री। कौन कर रहे थे, प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा ब्रिटेन में संसदीय प्रारूप में प्रधानमंत्री क्या हो जाती, सत्ता का वास्तविक संचालक होते हैं, वास्तविक संचालक। ठीक है, याद देखिएगा कहने का मतलब है राष्ट्रपति को सलाह देने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा जी, प्रधानमंत्री। यही सत्ता चयन करते थे। इसी को सेम कॉपी हमारे संविधान के जो निर्मात्री सभा थी उन्होंने लिया और क्या बोला, याद रखिएगा हमारे यहाँ राजा रानी है ही नहीं स्टार्टिंग में, तो क्या किया, एक सीजन के नए पद, उस पद को क्या नाम दे दिया जी, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का पद कहां से आया, तो ये कहां से आया होगा, ब्रिटेन से। ठीक है जी, कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से। समझिएगा जबकि उपराष्ट्रपति के पद हम लोगों ने कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए, दोनों अलग चीज है। तो यहां पर जो राष्ट्रपति का पद कहां से आ गया है, ब्रिटेन से आ गया है। जिस प्रकार ब्रिटेन में वहां के जो महाराजा थे या महारानी वो नाम मात्र के होते हैं, इसी प्रकार भारत में जो राष्ट्रपति है ये नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है। याद रखिए बेसिक। ठीक है जी, तो भारत में राष्ट्रपति कैसा जी, नाम मात्र का, उसका नाम बस चलता है, याद रखिएगा है मुखिया लेकिन करने वाला कोई और है। तो हमारे यहाँ क्या कहते, राष्ट्रपति कैसा होगा, नाम मात्र का बताया है। बेसिक याद रखिएगा। तो 52 कहता है राष्ट्रपति के पद के बारे में। तो राष्ट्रपति के पद कहां से आया है, अमेरिका से आया है। जबकि अनुच्छेद 53 आई अगला, अनुच्छेद 53 की बात करूं, इसमें बताया है कि राष्ट्रपति अलग से बताया, देखिए जी राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अब समझते हैं। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका कैसा होगा जी, प्रमुख होगा। स्पष्ट बता दिया है। अब समझिए जो प्रमुख होगा कैसा होगा, याद रखिएगा नाम मात्र का प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है। इसी नाम मात्र कई जगह पूछा जाता है संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख इसलिए है क्योंकि भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, याद रखिएगा। तो क्या हो गया जी, संवैधानिक प्रमुख है। और इसी में पता ये चल जाता है कि जब राष्ट्रपति नाम मात्र का हो गया या संवैधानिक प्रमुख हो गया तो वास्तविक प्रमुख कौन होगा, वास्तविक प्रमुख कौन होगा। तो याद रखिएगा संसदीय व्यवस्था के तहत जो वास्तविक प्रमुख होता है वो हमेशा कौन होंगे जी, प्रधानमंत्री।
तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री वास्तविक है, आप नाम सुनोगे। जो भी करता धरता कौन है जी, वर्तमान के प्रधानमंत्री, कहीं भी जाएगा। अब समझिएगा संवैधानिक प्रमुख कहने का मतलब क्या होता है, वो भी समझते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो देखिएगा संवैधानिक प्रमुख कहने का मतलब होता है भारत सरकार की सत्ता का संचालन, अर्थात अगर बात करूं प्रशासन, प्रशासन किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से। याद रखिएगा किसके नाम से किए जाएंगी, राष्ट्रपति के नाम से। इसीलिए क्या बोला जाता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख। हर चीज में किसका संचालन होगा जी, राष्ट्रपति के नाम से होगा। ठीक है, यदि हम विदेश दौरा भी चले जाते हैं तो प्रधानमंत्री को गारंटी कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है कि मैं हूं, ये मेरा अमुक व्यक्ति है, इसे घूमने की आजादी है। मतलब हम सब का, यदि हम विदेश भी चले जाते हैं तो हमारा गारंटी कौन लेगा, राष्ट्रपति। समझ में आ गया। तो आप देखिएगा ना, बाकायदा चले जाते हो पासपोर्ट में भी लिखा रहता है, उसे बाकायदा लिखा रहता है कि ये आपका संरक्षण कौन है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है। तो हमेशा इसलिए याद रखिए कुछ भी होगा तो कौन होगा जी, देश एक्टिव हो जाता है। तो याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति के नाम से क्या क्या संचालन किया, कुछ भी होगा जितना भी है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, सत्ता का संचालन करेगा, या तो स्वयं करेगा, या क्या करेगा जी, या अपनी अधीनस्थ अधिकारियों से सत्ता का क्या करता है जी, संचालन। सत्ता का क्या करेगा, संचालन। समझ में आ गया क्या करेगा। उतना तो है नहीं, क्या करेगा, या तो स्वयं करता है, बोला गया है, या क्या करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को चयन करके क्या करते हैं, सत्ता का संचालन होता है। तो आप सुनोगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगी, कौन करता है जी, राष्ट्रपति ना। तो क्या होगा, जो नियुक्ति कर रहा है, इसलिए क्या बोला जा रहा है, उसके अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। तो ये है हमारा समझिएगा बेसिक कहने का मतलब है 53। तो 53 क्या कहता है, भारत का एक कार्यपालिका प्रमुख होगा। वो कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा जी, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति कैसा प्रमुख होगा, नाम मात्र का, या किस प्रकार का होगा, संवैधानिक प्रमुख। या जब किसी में बोला गया कि वास्तविक प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। आगे देखें कि संवैधानिक प्रमुख कहने का मतलब ये हो जाता है कि भारत सरकार का जो भी सत्ता का संचालन हो किसके नाम से किया जी, राष्ट्रपति के नाम से। जैसे समझिएगा हमारे पास दो प्रकार के बैंक होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक है आपके पास निजी बैंक, ठीक है जी, और एक है हमारे पास सार्वजनिक बैंक। समझिएगा दो चीज हो गई जी, एक निजी बैंक है जैसे कि ICICI, एक बैंक है, एक दूसरा होता है आप SBI ले लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, निजी बैंक या कोई सार्वजनिक बैंक लाया जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन या क्या कराते हैं, पंजीयन। तो याद रखिएगा निजी बैंक का जो पंजीयन होगा किसी व्यक्ति के नाम पे हो सकता है या संस्था के नाम पर किया जा सकता है। समझिएगा, जबकि सार्वजनिक बैंक जो होगा हमेशा किसके नाम से पंजीयन होगा, राष्ट्रपति के नाम से। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है जी, क्या बोले, जो भी होगा जो पंजीयन किसके नाम से करेंगे, राष्ट्रपति के नाम से। ये पता चलता है कि राष्ट्रपति कैसा जी, बहुत प्रमुख है। जबकि निजी क्षेत्र में व्यक्ति भी कर सकता है, संस्था भी कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, वो अलग है। जबकि सार्वजनिक पद जितना भी होगा वो किसके नाम से किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। जो भी वो सार्वजनिक चीज है, या आपका जो इंडियन ऑयल हो जाएगा वो भी किसके नाम से किया गया होगा, राष्ट्रपति के नाम से। नाबार्ड भी किसके नाम से किया, राष्ट्रपति के नाम से किया होगा। जो भी सार्वजनिक चीज हमेशा किसके नाम से जाएगा, राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक है, और वही सर्वोच्च नागरिक होने के नाते क्या दिया हुआ उसे जी, सर्वोच्च पावर है। इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा नाम मात्र का प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, तो मत जल इसे 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा, प्रमुख होगा। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि प्रमुख कैसा होगा, या नाम मात्र का होगा या वास्तविक होगा। तो वास्तविक हमेशा कौन होता है, प्रधानमंत्री।
और नाम मात्र का संवैधानिक कौन होता है जी? हमेशा राष्ट्रपति। लेकिन 53 ही कहता है कि राष्ट्रपति क्या होने वाला होगा? भारत का कार्यपालिका प्रमुख। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये था 53। अब समझिए अनुच्छेद 54 मोस्ट एमपी। ठीक है जी। अब अनुच्छेद 54 कहता क्या है? अनुच्छेद 54 ये कहता है राष्ट्रपति का क्या करेंगे जी? निर्वाचन। अब हमारे यहाँ राजा महाराजा रहा नहीं है कि वंशागत चले आ जाए, जैसे अमेरिका में चले आ रहा है, अमेरिका के ब्रिटेन में चले आ रहा है, उनका वंश अभी भी चले आ रहा है, जो भी रहे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करना पड़ेगा। ठीक है जी। कैसे निर्वाचन करेंगे, किस तरीके से, सब किसे पता चलता है? अनुच्छेद 54 में बोलता है। तो अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है, ये पूछा जाता है, अनुपातिक पद्धति, लिखिए एकल संक्रमणी, ये पूछा जाता है ना जी, एकल संक्रमणी एवं अनुपातिक पद्धति से राष्ट्रपति का क्या होगा जी? निर्वाचन। मोस्ट एमपी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा जी? एकल संक्रमणी एवं अनुपातिक पद्धति से। याद है कि उसके बाद हम कैसे, मतदान हमेशा गुप्त ही होगा, वो नहीं बता रहा हूं। अगर पूछ दिया जाए मतदान कैसा होगा, तो मतदान का तरीका होगा गुप्त एवं अप्रत्यक्ष तरीके से। ये मतदान का तरीका है। ठीक है जी। जैसे अभी हम लोगों ने क्या चुने हैं, नगर चुनाव हुआ या आपके पास पंचायत चुनाव हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट डाले हैं। आप राष्ट्रपति के में नहीं जाते हो, तो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। आपके चुने हुए प्रतिनिधि जाके आपका चयन करते हैं, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। और गुप्त क्या होता है जी? जो प्रत्याशी डाला जा रहा है वो अपने वोट को दिखाता नहीं है, सार्वजनिक नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? गुप्त। ये सब में लागू होगा, याद रखिए। तो गुप्त सब में लागू, जितना भी आप निर्वाचन कराओगे हमेशा कैसा रहे? गुप्त आपको मिलेगा। ये बस बदलेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सभी जगह आपको क्या मिलेगा? प्रत्यक्ष चुनाव मिलता है। जैसे संसद का यदि चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य, हम डायरेक्ट क्या करते हैं? मतदान डालते हैं, तो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। विधायक का चुनाव होगा, उसमें मतदान डालते हैं, क्या कहलाएगा जी? प्रत्यक्ष। या जितना जनपद पंचायत सदस्य है, सरपंच है, पंच है, सब कैसा होगा? पंच। जो कहने वाला क्या चाहिए? प्रत्यक्ष कहलाएगा। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कैसा? अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। अब समझते हैं एकल संक्रमणी क्या होगा, अनुपातिक पद्धति क्या होगा, क्यों लाया गया अचानक से, ये लाया क्यों गए हैं। ठीक है, तो समझिएगा। एकल संक्रमणी, एकल संक्रमणी कहने का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, खड़े उम्मीदवार को, जो भी प्रत्याशी है, खड़े उम्मीदवार को वरीयता क्रम में क्या देंगे जी? मतदान देना, मतदान करना। हमेशा याद रखिएगा, एकल संक्रमणी का मतलब होता है जो भी उम्मीदवार है वरीयता क्रम में मतदान देना रहता है। याद रखिएगा, जैसे हमारे पास राष्ट्रपति है, ए बी सी डी, ये क्या है जी? 4 हमारे पास राष्ट्रपति है। ए खड़ा है, बी खड़ा है, सी खड़ा है, डी खड़ा है। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति क है तो मतदान देने जाएगा, तो उसे अपना प्रेफरेंस बताना पड़ेगा, कौन व्यक्ति को पहले नंबर चुनना पड़ेगा। जैसे कि एक का बोल रहा है कि मैं ए को 1 नंबर में रखूंगा, बी को दूसरे नंबर में रखूंगा, सी को तीसरे नंबर में रखूंगा और डी को चौथे नंबर में। कोई अगला व्यक्ति जाता है खा ये बोलता है कि भैया मैं डी को पहले नंबर में रखूंगा, मैं बी को दूसरे नंबर में रखूंगा और ए को तीसरे नंबर में और सी को मैं 4 नंबर में रखूंगा। यह उसके हिसाब से चला जा रहा है। अगला व्यक्ति जो ग जाता है वो अपने हिसाब से फिर चुनेगा। हो सकता है वो सी को पहले नंबर में रख दे, या हो सकता है डी को दूसरे नंबर में रख दे,
या हो सकता है ए को चौथे नंबर में रख दे या बी को किसी नंबर में जी 3 नंबर में रख दे। तो इसे कहते हैं अपने हिसाब से वायता देना। तो ये क्या कहलाएगा जी? एकल संक्रमण। अब समझिएगा कई बार एकल संक्रमण में आपका मतदान रिजेक्ट भी हो जाता है, तो कैसे हो जाएगा? याद रखिएगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट कहने का मतलब है यदि मैं ए को एक वायता दे चुका हूं तो अगर सी को मैं एक वायता दे दूंगा तो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वायता क्रम कहने का मतलब वो होता है जो प्रेफरेंस, याद रखिएगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। और दूसरा रीजन ये कहता है कि आप पहला वायता आपको देना पड़ेगा। आपको हो लगता है कि इनमें से कोई पहले के लायक ही नहीं है और आपने चालू कहां से कर दिए हो जी? दूसरा से। उस कंडीशन में आपका मतदान क्या होता है? रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग आपको करना है हमेशा कैसे जी? पहले से। आप एक वायदा देके बाकी आप छोड़ भी सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन पहली वायदा देना अनिवार्य है। हमेशा याद रखिएगा, ये देना ही पड़ेगा। फर्स्ट वार्यता देना अनिवार्य होता है, बाकी नहीं दोगे तो चलेगा। और पहले वार्यता को छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी देते हो तो क्या हो जाएगा? आपका मतदान रिजेक्ट हो जाएगा। या दूसरा कंडीशन, यदि आपका वायता क्रम रिपीट हो जाता है तो भी आपका मतदान रिजेक्ट हो जाता है। तो इसे हम लोग कैसे कहते हैं? एकल संक्रमण। अब रिजल्ट कैसे घोषित करेंगे? जो ज्यादा, सबसे ज्यादा वायता पाया गया होगा उसके हिसाब से मतदान बना देते हैं। जैसे हमारा देखिएगा, यहां पर अगर पहले वायता में चला जाए तो कोई विजेता घोषित नहीं होगा। समझ आ रहा है जी? क्योंकि यहां पर ए को एक वायता दिया गया है, डी को एक मिला है, सी को एक मिला है, तो नहीं होने वाला। तो याद रखिएगा, जब पहले वायता में चुनावी घोषित नहीं किया जाता तो द्वितीय वायता में चला जाता है। तो देखिएगा सेकेंड में कौन आ जाएगा जी? बी वाला। यहां मिला एक कहां मिला है? यहां मिला है, तो विजय कौन हो जाएगा? बी वाली। समझ आ गया? इसी प्रकार में ये दूसरा भी नहीं मिलेगा तो तीसरा वारिता देखा जाएगा। समझ आएगा? ये क्रम कब तक चलते रहेगा? जब तक कि हमें राष्ट्रपति नहीं मिल जाता। और याद रखिएगा, पहले वारिता में हमें राष्ट्रपति मिल जाता है, बाइकेस पहले मिलता तो सेकंड में मिल जाता ही है। याद रखिएगा, तो अभी तक इतिहास में एकमात्र जो हमारे वीवी गिरी राष्ट्रपति है। ठीक है जी, वीवी गिरी। याद रखिएगा, जो वीवी गिरी थी, एकमात्र राष्ट्रपति को वीवी गिरी, इसका जो फैसला आया था सेकेंड वारिता से, ये पूछा गया था, सेकेंड वारिता के हिसाब से कौन बने जी? वीवी गिरी, ये राष्ट्रपति बनी है। बाकी सब जितना भी बना है पहले वारिता में बना है, याद रखिएगा। तो वीवी गिरी कहाँ चले गए हैं? सेकेंड वारिता के हिसाब, मतलब पहले वारिता में बराबर आ चुका था, तो हम लोग सेकेंड वारिता से तय किए कौन है? वीवी गिरी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं जी? एकल संक्रमणी चुनाव की पद्धति। समझ में आ गया? पहले क्या देखें, एक इसका मतलब क्या होता है? जो प्रत्याशी हैं उनमें वारिता क्रम में क्या देना है? मतदान करना, 1 2 3 4 जैसे भी हो। पहला कंडीशन, आप वायता में सबसे पहले एक आपको किसी न किसी को देना पड़ेगा। यदि आपने वायता क्रमांक 1 नहीं दिए, आपका मतदान रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? यदि आपने वारिता क्रम को रिपीट कर दिया तो भी आपका मतदान क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा एकल संक्रमण। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं अनुपातिक पद्धति। समझ नहीं आएगा पूछिएगा। नहीं, देखिए बता रहा हूं, देखिएगा, वायता का मतलब है आप वायता क्रम देना, लेकिन आपने प्रेफरेंस 1 दे दिए है तो आपका चॉइस ऑटोमेटिक बन गया है ना कि मेरा ए व्यक्ति क्या है, हो गए, बाकी को आप छोड़ दोगे तो भी आपका चलने वाला है, ये बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि आपका चॉइस क्या हो चुका जी? मेरा राष्ट्रपति को उम्मीदवार पसंद कौन है? ए है। यदि ए नहीं बनता तो मैं दूसरा किसको देखना चाहूंगा? बी को देखना चाहूंगा। अगर बी नहीं रहा तो किसे देखना चाहूंगा? 3 को। अगर सी नहीं बनता तो किसे देखूं? 4 में। ये आपका वायता क्रम है। अब समझिएगा, सपोज आपने पहला दे चुके हो तो इसका मतलब नहीं पड़ता है, आप छोड़ सकते, स्किप कर सकते हो। लेकिन आपने क्या किया जी? पहले को ही छोड़ दिए और चालू कहां से किए हो? 2 3 4 से। तो आपने डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो तो आपका मतदान क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, हमेशा आपको फर्स्ट वायता देना अनिवार्य है। ये वायता अनिवार्य रहेगा, याद रखिए, फर्स्ट अनिवार्य है, बाकी छोड़ दोगे चलेगा। अब समझिएगा, 2 कंडीशन हो जाएगा, ए को भी पसंद करो पहला वारिता में
और भी करो पहला वारिता में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर रिपीट का वारिता हो जाता है तो आपका क्या होता है, रिजेक्ट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है जी, याद रखिएगा। वारिता वाला समझ में आ गया। अब समझिएगा अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति का मतलब है संख्या के हिसाब से, संख्या के हिसाब से मतदान देना, मत देना, संख्या के हिसाब से मत देना। ठीक है, समझिएगा। एक तरफ लीजिए उत्तर प्रदेश, एक तरफ ले लीजिएगा सिक्किम। समझिएगा, सिक्किम की जनसंख्या मुश्किल से 3 से 4 करोड़, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 से 25 करोड़ है। अगर मान लिया जाए, अगर अनुपातिक पद्धति नहीं लाया जाता तो सिस्टम क्या होता जी, जिसकी जितनी संख्या उतना उसका भागीदारी। तो राष्ट्रपति सबसे पहले किस राज्य को पूछेगा, उत्तर प्रदेश को पूछेगा, सिक्किम भाड़ में जाए। होगा कि नहीं होगा। तो संविधान ने क्या किया, किसी राज्य के साथ पक्षपात मतलब पक्षपात तरीके से व्यवहार ना हो, तो किसमें बांट दिया जी, अनुपातिक पद्धति में। मतलब जितनी जितनी संख्या होगा उसके हिसाब से हम वोट देना पड़ेगा, ये होता है। तो वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य है, सभी को किसके हिसाब से बांटा होगा जी, अनुपातिक पद्धति के हिसाब से बांटा होगा। तो ये क्या कहता है, संख्या के हिसाब से मत मूल्य देना। समझ आएगा जी। मतलब ये कहता है जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व। देखिए, तो क्या मिलता है, जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि यहां से हम लोग क्या गिनते हैं जी, मत मूल्य गिना जाता है। आगे देखेंगे मत मूल्य होता क्या है। हाँ, ज्यादा होगा अलग चीज, लेकिन इक्वल करें जी, 10 लोग वहां से आएंगे, 10 लोग वहां आएंगे, जितनी संख्या रिप्रेजेंट तो करेगा ना। बात देखिएगा, सौतेला व्यवहार रुक जाता है इससे, याद रखिएगा। नहीं, समझिएगा, तय कर दिया गया। जैसे कि समझिएगा 10 लाख में, बता रहा एग्जाम्पल, ठीक है जी, 10 लाख में क्या मिलेगा जी आपको, एक सांसद। समझ लीजिए, या एक सांसद का मत मूल्य है या एक विधायक का मत मूल्य है 10 लाख में। अब देखेंगे यूपी की संख्या कितना होगा, 22 करोड़ है। 22 करोड़ से 10 लाख से डिवाइड कीजिए, उतना लोग वहां से मत देने जाएंगे, तो उतना मत मूल्य काउंट होगा। सिक्किम कितना होगा, 2 करोड़, तो 2 करोड़ के हिसाब से क्या मिलेगा जी, वहां सांसद मत मूल्य डालेंगे। ऐसा क्यों क्या है, ताकि पक्षपात रवैया को रोका जा सके। नहीं तो यूपी वाले हमेशा आगे आएंगे, सबसे पहले रेफरेंस हमें मिलना चाहिए। कुछ भी विकास होगा कहाँ जाए, सिक्किम, मतलब सिक्किम में छोड़कर यूपी में जाए। उसे रोकने के लिए क्या लाया है, अनुपातिक पद्धति लाया है। क्योंकि यहां पर क्या देखते हैं हम लोग, मत मूल्य देखते हैं। समझ आ गया। तो अनुपातिक पद्धति क्या कहा जाता है, जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंट करना, वो क्या कहलाए, मत मूल्य। अभी देखेंगे छत्तीसगढ़ मत मूल्य एक विधायक का 129 है, देखेंगे ऐसे निकला है। ठीक है, अब समझिएगा जी, छत्तीसगढ़ में एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 129 है, और साथ में कितने हमारे विधायक हैं, 90। ठीक है, तो इसको काउंट कीजिए, कितना हो बताओ तो, 1161 होगा क्या, 81, 18, 6। हाँ देखिएगा, छत्तीसगढ़ में विधायक का मत मूल्य टोटल से मत कितना है, 11,610 है। ये मत मूल्य बना छत्तीसगढ़ का। वर्तमान में याद रखिए कितना है जी, 11,610 ये मत मूल्य आया। इतना मत मूल्य चला जाता है, याद रखिए। उसी प्रकार हर राज्य के मत मूल्य होता है। ठीक है, उससे मतलब इसीलिए क्या डिसाइड किए है, जनसंख्या के हिसाब से मत मूल्य होगा। इससे ये रोका गया जितनी जिसकी संख्या उतना भागीदारी। इससे क्या होगा, यदि राष्ट्रपति कुछ कार्य भी घोषणा करते हैं तो उस राज्य के हिसाब से लाया जाता है। जैसे यूपी आया है, यूपी के हिसाब से बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे। छत्तीसगढ़ आया है, छत्तीसगढ़ के हिसाब से अलग प्रोजेक्ट लाएंगे। इसीलिए क्या है जी, मत मूल्य निकाला गया है। हर राज्य का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम चले जाएं एमपी में, तो एमपी में याद रखिए एक जो सांसद है उसका मत मूल्य कितना है जी, 700 है। उसे हम लोग एमपी में आते थे, तो हमारे यहाँ कितना मत मूल्य हो जाएगा, 700 के आसपास एक एमपी का। अब 11 हमारे कितना है, सांसद है, इंटू कर लीजिएगा, निकल आएगा। समझ में आ गया। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग होता है। ये जनसंख्या के हिसाब से मत मूल्य निकलता है,
ये एक मत निकाल के उसके हिसाब से जितना जनसंख्या है उतना लोग निकाल लेते हैं। इससे पता चलता है कि उसका भागीदारी कितना होने वाला, वो क्या कहलाएगा जी, हमारा मत मूल्य। ठीक है, समझ आएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुपातिक पद्धति। ये लाया क्यों गया है, ताकि किसी राज्य के साथ पक्षपात रवैया से बचा जा सके, बस। अब अगला समझते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव हमेशा कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। कहने का मतलब है जनता द्वारा न चुनकर, ठीक है जी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से क्या किया जाएगा जी, चुना जाएगा। ये क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव। समझ आ गया। आप नहीं कह सकते भैया कि मुझे राष्ट्रपति के चुनाव में जाना, चुनाव देने के लिए आप किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे यहाँ टंकराम वर्मा चले जाएंगे। समझ आ गया, क्योंकि टंकराम वर्मा बलौदाबाजार विधान सभा से नेतृत्व कर रहा है। समझ आ गया। तो बलौदाबाजार से कौन जाएगा, टंकराम वर्मा। तो कौन जाएगी, तो हमने किसको चुने यहाँ पर, जनता तो कौन चुना गया जी, विधायक, और एक जगह क्या हो जाएगा, लोकसभा सदस्य। दोनों किसके भाग में जाएंगे, ये हमारे क्या हो गए, प्रतिनिधि। समझ आएगा। तो आप डायरेक्ट भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा ये, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। दूसरी तरीका है गुप्त। गुप्त मतदान, इसका मतलब है आप मतदान किसको देख रहे हो या किसको दे रहे हो वो आप बस जानोगे। ठीक है जी। आप सुने होंगे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, कई कांग्रेस वालों ने उसको दे दिया, पता चल जाता है, अलग चीज है। ठीक है, इसीलिए आप मतदान करने जाते होंगे ना, तो क्या लगा रहता है जी, कवर रहता है ताकि वहां पर निष्पक्ष स्वतंत्र तरीके से क्या हो जाए, चुनाव। क्योंकि चुनाव स्तर पर कौन रहते हैं जी, एजेंट रहता है। और हर मतलब कहने का मतलब है प्रतिनिधि बैठे रहते हैं, वो सभी पार्टी को पैसा खिलाए है कि नहीं है। अब सोचिए मैं पैसा किसी को दिया हूं, आप मतदान किसको और को कर रहे हो, तो क्या गुजरेगा, क्या गुजरेगा, लड़ाई होगा कि नहीं होगा वहीं पे। इसलिए क्या बोला है, उस स्थल से फर्क ही कुछ ना हो, इसलिए क्या रखा गया है, गुप्त मतदान। याद रखिएगा, ये कभी भी नहीं होगा, आप नहीं देख सकते। ठीक है, ये नहीं है कि हमारा चुनाव होता है कॉलेज में, प्रेसिडेंट का तो पहले हाथ खड़ा कर दिया जाता था, होता था ना जी। हालांकि अब वहां भी चेंज हो गए, वहां भी अब क्या होता है, मतदान होता है। हमारे समय में हाथ खड़ा करके बताया जाता, हाँ ये बन गया, क्या का अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष, ऐसा चलता था। अब नहीं होगा। अब उसके चक्कर में कॉलेज में भी हम लोग टाइम क्या था जी, झगड़ा हो जाता था, तूने मुझे कैसे सपोर्ट नहीं किया, ये होता था जी, सच्ची बता रही। इसी को रोकने के लिए वहां भी क्या लाया गया, अप्रत्यक्ष मतलब सॉरी गुप्त मतदान वहां लाया जाता है। अब वहां भी होता है कि आप जिसको पक्ष कीजिए कहकर। तो ये क्या था जी, जो चुनाव होता है एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति, अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ये तरीका हो गया। तो 54 कहता है, इसी 54 में एक चीज और बताया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होगा, ये मोस्ट एमपी है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है जी। हर का एक क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र होता है। जैसे अगर संसद आ गया, सांसद सदस्य हो गया या विधायक हमारे पास आ गया, तो जिसका नाम है वही क्या डालते हैं, मतदान देने जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति का मतदान देने के लिए क्या रहता है, निर्वाचक मंडल, उसे क्या कहते हैं जी, निर्वाचक मंडल। इस निर्वाचक मंडल में जो शामिल होगा वही क्या कर सकता है, मतदान दे सकता है। तो इसमें शामिल कौन होते हैं, याद रखिएगा, सबसे पहला लोकसभा एवं राज्यसभा की, याद रखिएगा जी, निर्वाचित सदस्य, मोस्ट एमपी है निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में हमेशा निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। हम जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय थी। हालांकि अभी जो प्रावधान है वो समाप्त हो चुका है। तो क्या जी, लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित जो जनता के द्वारा चुने गए वही जाएगा। दूसरा, राज्य विधान
मंडल की, सॉरी मंडल नहीं आएगा, सभा, विधान सभा की निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, या देखिए यहां भी क्या होगा जी, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और तीसरा, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्या होगा जी, जिसका विधान सभा होगा, उसके निर्वाचित सदस्य, ये देखिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 लोग शामिल होते हैं हमेशा। पहला के अगर नाम की अगर बात करें तो पहला कौन होगा जी, लोकसभा सदस्य, और दूसरा कौन हो जाएगा जी, राज्यसभा। समझ में आ रहा है। अगर राज्य विधानसभा की बात करें तो 28 राज्य है, 28 राज्य के 28 मतलब जो विधायक है वो प्रतिनिधित्व करेंगे, और कैसा होना चाहिए, हमेशा निर्वाचित। दूसरा कौन है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा हो, और वहां से कौन आएगा जी, निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा ये प्रावधान बाद में जोड़ा गया था, ये स्टार्टिंग में नहीं था, ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया था। तो ये पूछा जाता है 70वां संविधान संशोधन, ठीक है जी, 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली, पांडिचेरी, ठीक है जी, इनको जोड़ा गया था राष्ट्रपति के 2019 में। समझिएगा 2019 में दो लोग केंद्र शासित प्रदेश आया है, एक कौन सा है हमारा, लद्दाख, दूसरा कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो हमारे पास जम्मू कश्मीर कैसा जी, खुद का विधानसभा, तो यहां पर तीसरा कौन शामिल हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। समझ में आया। तो याद रखिएगा वर्तमान में अगर बात करूं 28 राज्य, 28 राज्य होंगे कि नहीं होंगे जी, प्लस 3 कैसा होगा, केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन, पहला लोकसभा, राज्यसभा, दूसरा कौन जाएगा जी, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। वो कौन कौन सा है, दिल्ली, पांडिचेरी और एक है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कब से आया होगा, 2019। समझ आ गया। तो ये डेटा याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और याद रखिएगा यहां भी क्या होगा, केवल निर्वाचित सदस्य। समझ में आ गया। तो याद रखिएगा केंद्र शासित दिल्ली वाला नहीं था, बाद में जोड़ा है, कब, ये 70 है जी, 70वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान में आया है, हमेशा याद रखिए। हाँ 1991, ठीक है, याद रखिए। समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे, अब प्रश्न बन के ये आ जाता है निर्वाचित सदस्य। तो यहां पर निर्वाचित सदस्य कौन कौन हो रहे हैं, एक हो गया हमारा लोकसभा मेंबर, दूसरा कौन होगा जी, राज्यसभा मेंबर, और तीसरा क्या हो जाएगा, 28 राज्य स्टेट है और 3 यूनियन टेरिटरीज, यूटी हो गया। यहां के कैसे आएंगे जी, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य, इनके द्वारा क्या किया जाता है, चुनाव संपन्न कराया जाता है। अब प्रश्न ये बना, मनोनीत सदस्य क्यों भाग नहीं ले रहे हैं, मनोनीत सदस्य क्यों भाग नहीं ले रहे हैं, इनका भी तो अधिकार है। समझ नहीं समझ रहे जी भाई, ये मनोनीत सदस्य भी तो किसी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा ना। जैसे कि अभी कौन है, जैसे कि छाया वर्मा रहा हो कुछ समय के पहले, या अभी वर्तमान में कौन हो जाएगी, वो किसी न किसी के किया होगा, या अभी केटी तुलसी आ गया है, ठीक है, उन्होंने कुछ लोगों का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहा है। तो इन्हें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, कोई आंसर देना चाहेंगे। हाँ ठीक है, मैं समझ वही क्या हुआ, ये मनोनीत सदस्य हो गए ना, तो क्यों भाग नहीं ले रहे हैं, वो तो बताए चुन के आ जा रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं। हाँ याद रखिए जी,
राष्ट्रपति ने क्या किया है, खुद चुना है। अब राष्ट्रपति जिसको चुनेगा वो तो उसी को मतदान करेगा ना। तो जो हमारा मतदान फेयर होना चाहिए था, स्वतंत्र तरीके से, कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा ना जी। इसीलिए क्या किया गया है, राष्ट्रपति जो जिसको चुनेगा तो वो व्यक्ति यहां पर नहीं आ सकता। क्या आएगा, केवल निर्वाचित, और निर्वाचित कहने का मतलब है जनता। मुद्दा ये है, क्या जनता ने उसको चुना, नहीं चुना। जो जनता के द्वारा चुना, क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचन हम ही कर रहे हैं, रीति अप्रत्यक्ष है, समझिएगा। हम राष्ट्रपति को हम ही चुन रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि हमारे चुने प्रतिनिधि गए हैं किसको, उसके चुनने के लिए। तो ये समझा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने किया है, इसीलिए भारत कैसा है, गणतंत्र देश है, याद रखिएगा। गणतंत्र कहने का मतलब है जिस देश की मुखिया का चुनाव होता हो, हालांकि हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाते हैं। अब इसी को समझिएगा, अमेरिका में भी चुनाव होता है, वहां की जनता भाग लेने वहां पे जाती है, वो अलग चीज है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्योंकि यदि वायदा देना होगा तो वही पर गड़बड़ा जाएगा, समझ आ गया जी। और खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 28 राज्य और कहाँ जाएगा जी, 3 केंद्र शासित प्रदेश से चुनाव होगा, और एक ही दिन चुनाव कराना होगा, पॉसिबल ही नहीं है। हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, समझ आ गया। और दूसरी बात, जो उम्मीदवार की जो जनता है उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए। यहाँ तो हमारे पास अनपढ़ लोग जाते हैं, क्या होगा फिर। इसीलिए क्या किया गया है, रीति क्या अपनाया गया है, अप्रत्यक्ष। ये समझ में आया, पूरा आंसर आपको पता होना चाहिए क्यों अपनाया गया है। चाहे तो हम प्रत्यक्ष भी किया जा सकता है, और अब बोल सकते हो भैया हम लोग राष्ट्रपति को क्या करते हैं, चुन किए हैं, समझ आ गया। लेकिन समझिएगा, यदि जनता राष्ट्रपति को चुन लिया, फिर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख नहीं होगा, क्या हो जाएगा वो, वास्तविक प्रमुख। फिर वो बोलेगा प्रधानमंत्री तू कौन है, मैं ही सर्वेसर्व हूं। सेम कैसा मॉडल आपका, अमेरिका में, वहां का राष्ट्रपति सर्वेसर्व है, यहाँ पर याद रखिएगा, बाकी किसी से मतलब नहीं है। पूरा मतलब एक फैसला भी कौन लेता है, राष्ट्रपति लिया वो माना जाता है। हमारे फैसला कौन लेता है, प्रधानमंत्री। समझ में आ गया। तो इसीलिए क्या रखा है हम लोगों ने, अप्रत्यक्ष चुनी है, रीजन ये है, ना कि प्रत्यक्ष। यदि प्रत्यक्ष चुन लिया जाए तो दो लोगों से मनमुटाव आ जाएगा, किसके बीच में जी, प्रधानमंत्री और दूसरा राष्ट्रपति। दोनों में हो जाएगा सर्वोच्च कौन है, दोनों जनता के चुन के आ रहा है। तो आपस में क्या है, क्लेश को बचाने क्या कर दिया है, रीति कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। समझ आ गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इतने लोग शामिल होते हैं, समझ आ गया जी। अब देखते हैं एक एक सदस्य का मत मूल्य क्या होता है, ये भी जानिएगा, मत मूल्य। तो समझिएगा, पहला हम लोग देखते हैं विधायक का मत मूल्य। विधायक का मत मूल्य समझिएगा जी। तो हमेशा एक विधायक का क्या निकालेंगे, मत मूल्य। उसके हिसाब से जितना संख्या होगा उतने हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई। हमारा उस राज्य में कितना विधायक है उसका मत मूल्य निकल आता है, ठीक है। तो हमारे यहां समझिएगा, अगर एक विधायक का मत मूल्य निकालना, एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या कहता है, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, कुल जनसंख्या लेंगे जितनी जनसंख्या है, और इनको डिवाइडेड करते हैं राज्य की निर्वाचित, क्या होगा जी, विधान सभा सदस्य, मतलब विधायक की बात चल रहा है। क्या बोलना चाहिए, याद रखिए, यहां हमेशा इस्तेमाल लिखोगे निर्वाचित। जो भाग दोगे, जो भी प्राप्त होगा उसे मल्टीप्लाई करना है 1/1000 से। हमें क्या निकल गया है, एक विधायक का मत मूल्य निकल के आ गया, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं वर्तमान समय में, वर्तमान की बता रहा हूं, हमारे छत्तीस जनसंख्या कितना बताइएगा, 2,55,45,196 या 94, यही है मोटा मोटा, ठीक है जी। कितना विधायक है हमारे पास, 90, और किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/1000 से। ये आता है लगभग 283 के आसपास, लगभग आता करके देख लीजिए, ठीक है। ये वर्तमान समय का है, किसके हिसाब से जी, जो वर्तमान में 2011 के जनगणना के हिसाब से।
याद रखिएगा। जबकि ये जो तय किया गया था जनगणना 1971 के अनुसार, याद रखिए किसके हिसाब से जी, 1971 के जनगणना के हिसाब से, इसीलिए छत्तीसगढ़ का एक विधायक का मत मूल्य कितना आ जाएगा, 123 अभी है वर्तमान। उसमें जो निकाला गया होगा मतलब एमपी का कितना रहा होगा, 123। और हम लोग कितने से अलग लेके 90 विधायक लेके अलग हो गए हैं, तो इससे मल्टीप्लाई किसे कीजिएगा जी, 90 से, तो लगभग 11,61,0। छत्तीसगढ़ में विधायक का मत मूल्य कितना है, 11,610। हमें उससे मतलब नहीं है। एमपी में कितने रहे उससे मतलब नहीं है, या यूपी में कितने मतलब नहीं, हमारा हिस्सा कितना जी, 11,610 निकल के आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मोटा मोटा माने चलिएगा। अब यदि यहां निकालना होगा, यहां पे 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका निकल आएगा, अलग से हो जाएगा। अभी जैसे कि 29 में अगला चुनाव होगा, तो हमारा फिर से क्या करेंगे जी, चुनाव करने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ विधायकों की संख्या 118 होने वाला है। ठीक है, 118 हो जाएगा। अभी फिलहाल कितने, 90, तो 118 बढ़ने वाला, याद रखिए 28 बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये वर्तमान में निकाल लीजिएगा, इसे हमें पता चल जाएगा। अब समझिएगा, कुल मिलाकर विधायक का जो मत मूल्य है, सभी राज्यों को मिलाकर बता रहा हूं जी, याद रखिएगा 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर ये पड़ता है 4 लाख, बेटा देख लीजिए, 5,49,497। ये डेटा है, मतलब पूरे भारत में जितना विधायक का मत मूल्य कितना जी, 5,49,497 पड़ता है मोटा मोटा। जबकि एक सांसद का मत मूल्य देखते हैं, इस नए पेज में लेता हूं, सांसद का मत मूल्य। ठीक है जी, तो पहले हम लोग क्या देखे थे, विधायक का मत मूल्य। अब एक सांसद का मत मूल्य निकालना होगा, तो याद रखेगा राज्य के कुल निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, क्या बोलो जी, राज्य के कुल निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, पूरा मतलब देश को मिला के, इसे हम लोग भाग देते हैं संसद के कुल निर्वाचित सदस्य से। याद रखिएगा जी, किसे भाग करेंगे, राज्य कुल मतलब सभी राज्यों के जितने विधायक निर्वाचित हुए हैं उनका मत मूल्य निकलेगा, उनको भागित किसे देना है, संसद के कुल निर्वाचित सदस्य से। तो यहाँ पे कौन आने वाला होगा, लोकसभा, और हमारे पास कौन होगा जी, राज्यसभा। ये निकल के आता है, जो निकल के आएगा वो क्या कहेगा, एक सांसद का मत मूल्य। हर राज्य का अलग अलग मत मूल्य हो सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में कितना है, एक सांसद का मत मूल्य 700 है। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका समझ में आया। संसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, राज्य के सभी विधायकों का मत मूल्य जितने निर्वाचित हुए हैं सबको कौन कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 + 3, ये आ जाएगा, उतना निकालना होगा। भाग किससे देना जी, संसद के कुल निर्वाचित सदस्य की, लोकसभा, अगर लोकसभा के मामला में बात करूं तो यहाँ पे 400, लोकसभा रिप्रेजेंट करेगा 543। ठीक है, क्योंकि 545 था, 2 का था एंग्लो इंडियन, वो समाप्त हो चुका है, कितना जाएगा 543, और लोकसभा से कितना जाएगा जी 238, सॉरी 238, इसको काउंट कीजिएगा, 8 3 11 8, टोटल कितना हो जाएगा 781। तो हमारे सांसद कितना है 781। जब इसे भागित करोगे हमें एक सांसद का मत मूल्य निकल आता है। ठीक है, अब समझिएगा, तो ऐसे करके जितना है सांसद हमारे पास टोटल कितना जी 781 सांसद। वर्तमान में इसकी जो मत मूल्य है, एक सांसद का मत मूल्य, तो याद रखिएगा टोटल, याद रखिएगा सांसद का मत मूल्य भी निकल के आता है 5,49,498, लगभग ये भी आ जाता है, आसी पास एक पल याद रखिएगा। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में
ठीक है जी, राज्य निर्वाचन में 11 लाख क्या पड़ते हैं, मत पड़ते हैं, ये पूछा जाता है। कितना होगा, 11 लाख। इसी 11 लाख में डिसाइड होगा कौन राष्ट्रपति होगा, कौन राष्ट्रपति नहीं होगा। समझ में आ गया। तो टोटल याद रखिएगा, राष्ट्रपति निर्वाचन कितना पड़ेगा जी, 11 लाख। फिर से लिखा हूं, अच्छे से समझिएगा। विधायक का मत मूल्य, ठीक है, प्लस सांसद सदस्य का मत मूल्य, सांसद सदस्य का मत मूल्य याद रखिएगा। इनको मिला कितना पड़ेगा जी, 11 लाख लगभग। इसी 11 लाख में हमें क्या मिलेगा, एक राष्ट्रपति निकल के आ जाता है। राष्ट्रपति यहां पे क्या होगा, विजयी। तो ये पूछा जाता है एक राष्ट्रपति के चुनाव में कितना मत पड़ता है, 11 लाख। जिसमें हम ये देखेंगे एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा, एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। तो राज्य की कुल जनसंख्या उस राज्य के कुल विधानसभा निर्वाचित सदस्यों से भाग देते हैं, और जो प्राप्त होगा उसे क्या करना जी, 1/1000 से भाग दे दीजिए या गुणा कीजिएगा। एक विधायक का क्या निकल के आ जाएगा, मत मूल्य। अगर संसद का निकालना है, एक सांसद सदस्य का मत मूल्य क्या होता है, राज्य में निर्वाचित मतलब भारत देश में निर्वाचित विधायकों का कुल मत मूल्य, और भागी किसे करेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों से। इसे क्या निकल के आएगा, एक संसद का क्या निकल मत मूल्य। दोनों मिला के लगभग कितना पड़ता है, 11 लाख। समझ में आएगा। इसी 11 लाख में राष्ट्रपति क्या मिलेगा, हो जाएगा। इसे कहते हैं अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन। समझ में आया, किसी को डाउट, इतना सारा है जी इसमें 54 में, नहीं आया, इसी करूं। पूरा नोट्स भेज दियो ना, एक एक चीज लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और करूं, बताइए जी, आगे और समझाऊं कि आगे बढ़ूं। आगे देखिए अब, देख, हाँ पूछो ना जी। हाँ चलिए ठीक है, देख लीजिए। एकल संक्रमण, एकल संक्रमण, इसका मतलब ये है, देखिए एक्चुअल इसका मतलब अलग होता है। मतलब 10 लोगों में किसी एक को चुनना, वो कहता है एकल संक्रमण। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में उल्टा लिया गया है। यहां पर ये लिया गया एकल संक्रमण, मतलब ये है कि जितने उम्मीदवार हैं, जितने उम्मीदवार हैं उतने क्या होंगे जी, मत होना चाहिए, मत, ठीक है, समझिएगा। जितने उम्मीदवार हैं उतने मत होना चाहिए। यहां मत का मतलब है यहां पर हमें क्या देना पड़ेगा जी, वरीयता देना है। क्या देना है, वरीयता देना है हमेशा। समझ आ गया। जब तक वरीयता नहीं देंगे तब तक तय नहीं होगा कि कौन हमारा राष्ट्रपति होगा कि नहीं होगा। समझ आ गया। तो क्योंकि राष्ट्रपति हो सकता है कि देखिएगा, कई बार लगता है यदि हमें कोई हमारा मनपसंद व्यक्ति नहीं निकलता तो हम लोग मतदान करने नहीं चले जाते, होता छोड़ देते हैं। अगर भारत के समक्ष ऐसे कोई उम्मीदवार आ जाता है तब कैसे होगा। तो इसीलिए क्या लाया यहाँ पर, एकल संक्रमण लाया है, जिनके तहत जो भी मत देने वाले हैं, मत देने वाले को क्या देना होगा जी, मत देने वाले को वरीयता देना है। हमेशा यार क्या देना पड़ेगा जी, वरीयता देना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको बता दूं, यहां समझ आ गया, समझिएगा। जैसे कि हमारे पास 5 राष्ट्रपति बना रहा हूं, ए बी सी डी ई, हमारे पास 5 राष्ट्रपति है। अब यहां पर मतदान देने वाले कौन, एक विधायक होगा या एक सांसद होगा, उसे कोई दूसरा नहीं जा सकता। तो समझ लीजिए कोई क हो गया या ख हो गया या ग हो गया या घ हो गया, इसे चले जाएगा। तो क का दायित्व है कि किसी एक को क्या देगा जी, एक नंबर प्रेफरेंस देना होगा। अब ये देखेगा कि अगला व्यक्ति कौन है, यदि ये नहीं बनेगा उसको बनना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला दूसरा प्रेफरेंस किसको दूंगा मैं, बी नंबर को। अगर बी वाला नहीं बनेगा तो कौन बनना चाहिए, सी बनना चाहिए।
अगर सी नहीं बनता तो कौन बनेगा, मैं चौथा प्रेफरेंस का हो जाएगी डी। अगर डी भी नहीं बनता तो पांचवा किसको दूंगा मैं, ई को। तो कहने का मतलब है एक व्यक्ति का पसंद देखा को राष्ट्रपति के लिए, याद रखिएगा। तो ये देखा जाए कौन वायदा पहले रखा है, तो उन्होंने पहला वायदा किसको रखा है, ए को रखा है। ए के बाद किसको रखा है, बी को रखा है। बी के बाद किसको रखा है जी, सी को रखा है। मतलब वारिता बता रहा है मेरा पसंद ये व्यक्ति बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कॉलेज में होता है, अब देखोगे ना जी, अगर ये व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन, मतलब ये आपका मॉनिटर नहीं बने, इसको बनना चाहिए, वही पसंद देखा जाता है। यहां भी सेम बनना है। अब समझिए अगला खा जाता है, जरूरी नहीं कोई ऐसी सेम फॉलो करे, उसका कुछ और हो सकता है। वो चाहेगा कि डी को मैं क्या रखूं जी, पहला पे रख दूं, हो सकता है। या बोल सकता है कि ए को मैं दूसरे नंबर में रखूं, जबकि सी को क्या रखेगा, वो 4 में रख सकता है, और ई को तीसरे में, और हो सकता है बी वाले को 5वें में प्रेफरेंस दे दी। याद रखिएगा। उसी पे अगला जो ग जाएगा वो भी देगा 3, 2, 1, 4, 5। मैं बता रहा हूं क्रम, ये चलते रहेगा। ठीक है, जितने उम्मीदवार है, जैसे 11 लाख पड़ा नहीं, 11 लाख मत पड़ जाएगा। अब 11 लाख मत पड़ने के बाद देखा जाता है, काउंटिंग किया जाता है, तो सबसे पहले देखा जाएगा प्रथम वारिता। ऐसे कितने उम्मीदवार है जिसको प्रथम नंबर में रखा है। ठीक है, यदि प्रथम नंबर में रखने उम्मीदवार की संख्या बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, यहां से वारिता निकल आता है। समझ आ गया। अगर समझिएगा कि पहले वारिता मतलब प्रथम प्रेफरेंस से नहीं निकल गया, टाई हो गया, उस कंडीशन में कहां जाएंगे हम, दूसरे नंबर में चले जाएंगे। ठीक है, हो सकता दोनों भी टाई हो गया तो कहां चले जाएंगे हम लोग, तीसरे नंबर। ठीक है, अभी तक संविधान में हमेशा पहले नंबर वायदा से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर पहले से नहीं निकलता है तो हम लोग कहां चले जाते हैं, दूसरे नंबर में। तो एक ही राष्ट्रपति हुए हैं वीवी गिरी, जिन्हें सेकेंड नंबर के वायदा से क्या क्या है, चुनावी विजय घोषित किया गया। समझ आया जी। तो हमेशा प्रथम वायदा गिना जाता है, पहला कौन कौन आया है। अब समझिएगा, अगर यहां के अगर बात देखते कौन विजय होता है, इतने में लगाते हैं हम लोग बस। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा कहां एक रिपीट हुआ है, सुनिए जी, बता देखिए ना, देखिए ए को 1 मिला, सबको भी 1 मिला है, तो पहले वायदा में किसी विजय घोषित नहीं होने वाला, नहीं होगा ना। रिपीट हुआ किसी को 1। दूसरा नंबर देखते हैं, बी को देखिएगा। अगर बी की बात करें, कई व्यक्ति यहां पर देखिएगा क ने भी दिया है और ग ने भी दिया है, तो हमारा राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लीजिए इसी बिगाड़ दीजिए, एक कर देते हैं और इसे 2 करते हैं। अभी समझिए ना, ये 2 हो गया और ये क्या होगा, 1 हो गया। तो इस कंडीशन में अगर ये क्रम करते हैं तो हमारा बी भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना जी। तो हम किसमें जाएंगे, तीसरी वारिता में चले जाएंगे। तो यहां देखा जाए 3 को कहां डबल मिला है, ये नहीं होगा। लेकिन देखिएगा चौथे नंबर वाले में यहां से विजय घोषित हो जाएगा, क्योंकि यहां 4 को भी 1 मिल चुका है और 4 यहां भी आया है, आगे यहां पर। मतलब सबके तुलना में 4 क्या है जी, मतलब 4 वाले क्या हो जाएगा, विजय घोषित हो जाता है। हालांकि इसका प्रोसीजर बहुत लेंदी है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये समझाने के लिए अलग काउंटिंग किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, अगर प्रथम वारिता को नहीं मिलता, प्रथम वारिता को निकाल दिया जाता है, फिर सेकेंड वारिता को वो ट्रांसफर हो जाता है, उसके साथ फिर काउंट किया जाता है। ये लंबर प्रोसीजर है। तो बेसिक आप समझिएगा, ऐसे निकालते हैं, ये तरीका है। तरीका क्या कहता है कि सबसे पहले एक वारिता को देखा जाता है, सबसे यदि किसने प्राप्त किया है वो क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। यदि 1 नहीं मिलता तो कहां जाएंगे हम, दूसरे नंबर में। तो देखा जाए तो अब 1 पूरा हट जाएगा, याद रखिएगा जी, 1 पूरा हट जाएगा। अब 1 से मतलब ही नहीं रखेंगे, किसका मतलब रखेंगे, दूसरे नंबर रखेंगे। अगर दूसरे नंबर से नहीं मिलता, दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, पूरा हटा देंगे। फिर किस में आएंगे हम लोग, तीसरे नंबर में, जहां जिससे वारिता उसी से निकाला जाता है। अभी तक किसमें गए हैं, 1 और 2 में गए हैं, बस याद रखिए। समझ आए, इसे कहते हैं वारिता क्रम। अब कभी यह भी पूछ जाता है मतदान का रिजेक्ट होना, भी ध्यान दीजिएगा, मतदान का क्या होना जी, रिजेक्ट होना। देखिएगा हर जगह रिजेक्ट होता है, याद रखिए। तो कहता क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। यदि किसी व्यक्ति ने डबल प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है, तो इसका मतदान क्या हो जाएगा जी, रिजेक्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने 1 नंबर वाले को प्रथम वारिता दिया है
और 4 नंबर वाले को क्या दे दिया है, प्रथम वरीयता। तो इसका मतदान यहीं पे क्या हो जाएगा, नहीं काउंट किया जाएगा। अगला व्यक्ति आता है, उन्होंने पहले नंबर को छोड़ दिया और किस में चला जा रहा है, तो भी इसका मतदान रिजेक्ट हो जाएगा। अगला व्यक्ति आता है, उन्होंने केवल एक को प्रेफरेंस दिया, बाकी को छोड़ दिया, इसका माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने तय कर दिया कि मेरा तो पसंद कौन है भैया, 1 नंबर वाला व्यक्ति है, बाकी मैं जाऊंगा ही नहीं, तो इसका काउंट किया जाता है। इसलिए कहा जाता है एकल संक्रमणीय वरीयता क्रम में कम से कम एक को क्या देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन ये बोलेगा एक छोड़कर मैं दूसरा नंबर दे देता हूं, तो भी खत्म, क्या हो जाएगा जी, रिजेक्ट, क्योंकि आपने बताया आपकी प्रथम वरीयता कौन है। समझ आया क्या, इसका मतदान भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा सीक्वेंस क्या होगा, या तो ये वाला रहना चाहिए, ये वाला ऐसी देंगे, या तो सिंगल कोई सा एक रहना चाहिए, वही मालिन माना जाता है। ये प्रश्न आ चुका है राष्ट्रपति वाले में, ठीक है। तो ये था जितना हम लोग पढ़े हैं, ये हमारे किसमें जी, अनुच्छेद 54 में। समझ आया हुआ, और पूछना है, पूछे ना जी, पूछिए। देखिए इसे मत जाओ, ये क्या है, ये आपका तरीका है निकालने का, यहां से आपका राष्ट्रपति तय होगा, ठीक है। अनुपात, जो अनुपातिक पद्धति है, अनुपातिक पद्धति से निकाला जाता है एक राज्य को कितना मतदान मिला है। समझ में आया जी, एक राज्य को कितना मतदान मिला है, अब समझ में आया, ये अलग है। आया भाई, कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में टोटल मतदान कितना निकल के आया है, ठीक है, 1160 याद रखिएगा। तो ये बता रहा है, याद रखिएगा, ऐसा है, तो याद रखिएगा, तो इतना मतदान सीजी से जाने वाले हैं, याद रखिएगा। ये कौन किया जाता है, ये राज्य की संख्या के हिसाब से बताया किसको मत मूल्य देना है, जबकि एकल संक्रमण यह बताता है कि कौन, मतलब उससे तय होगा राष्ट्रपति कौन बनेगा, कितना मतदान देना तय करता है आपका ये अनुपातिक पद्धति, कि छत्तीसगढ़ कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 11,000 मत आ रहा है। समझ आएगा जी, सबसे ज्यादा किसका होगा, यूपी वाले का होगा। अब समझिएगा ऐसा क्यों किया गया है, यदि राष्ट्रपति बन के आ गया, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होगा जी, भारत का प्रमुख है, ये समझ लीजिएगा। तो जितना अनुदान मिलना है, अनुदान किसे स्वीकृति से मिलता है, राष्ट्रपति से। अगर अनुपातिक पद्धति नहीं रहता तो क्या देखता, सबसे ज्यादा पसंद किसने किया है, यूपी वाले किए हैं, तो पूरा भर भरे किसको देगा, यूपी वाले। तो सीजी वाले कहां जाएगा, कहां जाएगा, या सिक्किम वाले कहां जाएगा। इसी को रोकने ने क्या बोल दिया है कि निश्चित उसका भी अनुपात में दिया जाता है, मतलब जिसकी जितनी संख्या उतना उसको अनुदान दिया जाता है, ताकि किसी के साथ सौतेला रवैया न हो जाए। आप सुने होंगे कि सबसे ज्यादा मौका किसको मिलता है, यूपी वाले में ज्यादा विकासात्मक कार्य होता है, होगा। जितना रोड देखो, देखिए रोड की बात है, 4 महानगर है हमारे पास, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, चेन्नई है, विकास है। सीजी क्यों नहीं बन पाया महानगर, भाई हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन क्यों नहीं आया है, मानते नहीं मानते हो, 2000 में आया, 25 साल हो गए। कल जैसे रायपुर जैसा जितनी जनसंख्या है, बताओ जीएसटी संग्रहण में 15 नंबर में आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे खनिज में भंडार में हम तीसरा स्थान रख रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ क्या नहीं आया जी, मेट्रो ट्रेन नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं हम किससे निपट गए हैं, हमारे यहाँ जो विकासात्मक गतिविधि है वो तो नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है, जबकि ये सिस्टम होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए इसी को हटा दो तब और नहीं होगा। समझ आ गया है, इसीलिए क्या क्या है, हमें सभी राज्यों को देखना है, तो जितनी जनसंख्या उतने हिसाब से अनुदान आ जाता होगा, उतने हम लोग कर लेते हैं। समझ आएगा जी, तो याद रखिए ये निर्भर करता है कि राज्य कितना दिया जा रहा है, तो पूरा अनुदान किसके अनुमति से होगा, राष्ट्रपति से। अब समझिएगा, हालांकि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होना चाहिए, अब इसमें भी राष्ट्रपति में क्या घुसा दिया है, पार्टी घुसा दिया है, बीजेपी वाले, और कौन सा वाला, कांग्रेस। अब ध्यान दीजिएगा जी, यदि किसी समय अगर राष्ट्रपति अपोजिशन पार्टी से हो गया, अभी समझते हैं हम लोग कि अभी बीजेपी की सरकार है, तो सर केंद्र सरकार जो मुख्य है वो भी कौन सा है, बीजेपी का। अगर भूलवंश अगर कांग्रेस से आ जाता तब उस कंडीशन में क्या होता है, पूरा अनुदान रुक जाता है, रोक देते हैं ना, स्वीकृति यही देगा ना जी,
बोलेगा यूपी वाले मुझे नहीं दिया हो ना, कटौती किया जाता है। ये पहले सिस्टम हुआ था, इसीलिए क्या किया गया है, ऐसा किसी प्रकार से कार्य ना हो सके, ऐसा किसी पक्षपात रवैया ना हो, तो इसीलिए कहा जाता है जिसकी सरकार उसी के क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति भी आना चाहिए, ताकि किसी मतलब निष्पक्ष रूप से क्या चलेगा जी, शासन चलेगा। नहीं तो बार बार विधायक में क्या लगाएगा, वो वीटो लगाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर कैसे कल्याण विकास जाएगा कल्याणकारी कार्यों में? इसीलिए क्या करना पड़ेगा, अब सुनिएगा, बलौदा का इतिहास थोड़ा सुना देता हूं, ठीक है। जब जब कांग्रेस सरकार रही, यहां कौन बना है, बीजेपी आया। जब जब बीजेपी की सरकार थी, क्या रहा है, कांग्रेस, तो विकास नहीं हुआ। ये पहले बार है जब प्रदेश में कौन बैठा है, बीजेपी, और पहले बार ये आया है। जब कांग्रेस सरकार में आई तो तीसरा पार्टी किसके हाथ में चला गया था जी, जनता कांग्रेस में, जो वो आया था तब विकास नहीं हुआ, वरना बलौदा बाजार बहुत विकास कर लेता। याद रखिएगा, लक्ष्मी बघेल के टाइम की घटना है, जितना रोड जो बना है 2012 के में विकास हुआ है, जितना रोड आया है उसके बाद नहीं आया। इसीलिए यदि किसी का विकास करना है, जिसकी पार्टी उसकी विधायक, वरना उस क्षेत्र को क्या मिलेगा, पक्षपात रवैया, ये सब जगह होता है। इसीलिए हम लोग विकास नहीं कर पाए। याद रखिए बलौदा बाजार, देखिए बलौदा बाजार सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में 5वां बड़ा राज्य है, किसके मामले में जी, राजस्व के मामले में, और 9 यहाँ पर क्या है, प्लांट है, बताइए। फिर भी यहाँ ढंग कुछ व्यवस्था नहीं है, ठीक है, याद आया। इसलिए क्या करेंगे, सबको क्या देना है, बराबर अनुदान देना है। और किसी को डाउट बताइए जी, फिर आगे बढ़ता हूं। क्लियर हो गया? यहां पर लास्ट टॉपिक देखते हैं, अनुच्छेद 55, समझिएगा जी। अनुच्छेद 54 क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसे चुनाव होगा, तो चुनाव पता चल गया है, एकल संक्रमणी अपनाएंगे, अनुपातिक पद्धति अपनाएंगे, एक सांसद का मत मूल्य क्या होगा, एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा, और कितने वोट पड़ता है वही पता चलेगा, लगभग 11 लाख। लेकिन घोषित कैसे होगा, चुनाव विजयी कैसे होगा, ये पता चलता है राष्ट्रपति की मतलब 55 में। इसे कहते हैं राष्ट्रपति का कोटा। क्या बोलेंगे जी, राष्ट्रपति का कोटा, ठीक है। तो समझिएगा, कोटा निकालने के लिए फॉर्मूला अपनाया गया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, राष्ट्रपति को पड़े कुल मतों की संख्या, क्या बोल रहे हैं जी, राष्ट्रपति के चुनाव में कुल पड़े मतों की संख्या। अगला क्या लिखेंगे, जो भी राष्ट्रपति उम्मीदवार है, जो भी राष्ट्रपति उम्मीदवार है, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना है, प्लस एक ऐड करना है, याद रखिएगा। और जो भी आंसर प्राप्त होगा हमें उसमें क्या करना है जी, एक ऐड कर देना है। इसमें क्या निकल के आ जाएगा, राष्ट्रपति का कोटा। एग्जाम्पल समझाता हूं, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझिएगा, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लिया जाए 100 मत पड़ा, ठीक है। हमारे पास कितने राष्ट्र उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, हमें इसी में एक ऐड करना है, करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 100/3 होगा कि नहीं होगा। जब हम इसे करेंगे लगभग कितना जाएगा, 33 आया। अब 33 आया है, इसे हम एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 34 होगा। मतलब जितने उम्मीदवार है राष्ट्रपति में, चाहे ए हो या बी हो, अगर 34 मत पाता है वो क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। ये कोटा है, समझ में आ गया। इसे क्या कहेंगे जी, राष्ट्रपति, मतलब ये बताता है कोटा राष्ट्रपति विजय होने के लिए न्यूनतम मत कितना चाहिए। इस हिसाब से यहाँ कितना है, 34 है, समझ आ गया। यदि आपको निकालना है, यहां वैल्यू पुट कीजिएगा 11 लाख, ठीक है। क्या कीजिए, 11 लाख। सदस्य कितने हैं, 2 है, 3 आ जाएगा, भागी दी 11 लगभग 3 लाख मिलेगा। 3 लाख के आसपास जिसको मतदान पड़ेगा वो विजयी हो जाएगा, समझ आ गया। ये राष्ट्रपति का क्या है जी, कोटा है, समझ में आ गया। इसी से याद रखिए, कोटा बताता है, इसी विजय घोषित नहीं होगा, कोटा बताता है न्यूनतम। कोटा क्या बताएगा जी, न्यूनतम
मतों की संख्या जो विजयी घोषित करेगा, विजयी के लिए याद रखिएगा इतना 34 आपको चाहिए ही। अब समझिएगा, हो सकता है कि 100 मतदान हैं, यदि एक को हो सकता है कि 46 मिल जाए, हो सकता है जी, और हो सकता है एक को अगर 44 मिल जाए, तब दोनों कोटा से ऊपर तो चले गए ना, तो बड़ा रेफरेंस देखा जाएगा, समझ आए, बड़ा रेफरेंस देखा जाएगा, उसी तय होगा। समझिएगा, इसको भी बता रहा हूं। जैसे कि अभी हमारे पास न्यूनतम कितना आया है 34, ये इससे आपको अगर विजयी होना है 34 से ज्यादा आपको चाहिए ही। अब हमारे पास ए उम्मीदवार था, समझिएगा, ए उम्मीदवार को कितना मत मिल गया जी 46, ठीक है। तो देखा जाए 34 से 46 ज्यादा ये राष्ट्रपति घोषित हो सकता है या बन सकता है। उसी प्रकार बी, इसको क्या मिल गया है 44, ये भी बन सकता है, क्योंकि दोनों ने क्या किया है कोटा को पार कर लिया, कर लिया पार। लेकिन यहां तय कौन होगा जी, सबसे ज्यादा किसको मिला है ए को, तो ए हो जाएगा। तो कोटा बताता है राष्ट्रपति बनने के न्यूनतम मत चाहिए, तो दोनों ने न्यूनतम मत तो क्या किया है प्राप्त कर लिया, समझ आ गया। और तो विजय कैसे होगा, अधिकतम मतों के हिसाब से ही होगा, याद रखिएगा ये होता है, समझ आया जी। तो यहां पर न्यूनतम क्या निकाले थे, कम से कम 34 चाहिए ही। अब ऐसा इसलिए किया गया है, समझिएगा, यहां 2 उम्मीदवार है, ये कंडीशन बन गया। अगर उम्मीदवार बढ़ते जाएगा तो भी कटअप तो कम होते जाएगा ना, इसीलिए क्या लगा है एक न्यूनतम कटअप लाया है। यदि 3 लोग हो गए तब अलग हो जाएगा, 4 लोग होंगे तो अब अलग हो जाएगा। तो उसको बचने के लिए क्या लाए, न्यूनतम कोटा लाया है कि राष्ट्रपति को विजय होने के लिए कम से कम उतना चाहिए ही, समझ आ गया। इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का कोटा के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा जी, एक और बता देता हूं, यदि राष्ट्रपति चुनावी उम्मीदवार है, चुनावी उम्मीदवार है तो 2 चीज होगा। सबसे पहले इन्हें 15,000 रुपए जमा करना पड़ेगा, ठीक है, और जमा कहां करेगा वो, आरबीआई में, याद रखिए शर्त है। और कम से कम 50 क्या चाहिए प्रस्तावक, और 50 क्या चाहिए अनुमोदक। कल देखेंगे इसके भी कहानी, मतलब एक राष्ट्रपति बनने के लिए 100 लोग चाहिए, याद रखिएगा। यही 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक नहीं हो सकता, और वही अनुमोदक प्रस्तावक नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग होगा, समझ में आया। पहले एक घटना आया था, 10-10 लोग खड़े हो गए थे, क्योंकि उस समय न्यूनतम संख्या रख दिया गया था, ठीक है। तो क्या कि अब 100 है, याद रखिए, एक राष्ट्रपति सपोर्ट कितना चाहिए 100 चाहिए। अब याद रखिए, जो प्रस्तावक बन चुका है वो अनुमोदक नहीं बनेगा, ना ही दूसरे व्यक्ति का क्या बन सकता है वो प्रस्तावक अनुमोदक, वो एक ही बार बन सकता है, ठीक है। तो क्या चाहिए जी, राष्ट्र देखेंगे शर्तें जब आएगा तो 50 अनुमोदक चाहिए, 50 प्रस्तावक। यदि याद रखेगा, अब देखिएगा, तो 15,000 रुपए क्या करेगा ये जमा करता है। यदि राष्ट्रपति वैध मतों का 1/6वां हिस्सा प्राप्त करेंगी, प्राप्त कर लिया, तो याद रखिएगा इसके पैसा को वापस कर दिया जाता है। अगर प्राप्त नहीं किया तो क्या हो जाएगा जी, वापस नहीं किया जाएगा, जमानत जब्त तो हो जाएगा। बोलते नहीं है तुम्हारा जमानत भी क्या कर देंगे जब्त, तो क्या हो जाएगा जी। यदि याद रखिएगा, मतलब समझिएगा जी, यदि हमारे पास 100 मत है तो 100 मत क्या चाहिए 6 चाहिए, याद रखिएगा। तो न्यूनतम निकाल लीजिएगा, तो जो आएगा वो हमको मिलना चाहिए, याद रखिए न्यूनतम वो प्राप्त होना चाहिए। अगर नहीं प्राप्त हुआ तो ये माना जाता है कि आपने क्या कर दिया है, आपका जमानत जब्त हो गया है। आप चुनाव जीत भी जाओ तो भी आपको विजय घोषित नहीं किया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कल देखेंगे क्या होता है, ये भी कुछ मुद्दा बताऊंगा इसमें, ठीक है। क्लास ही तक रखिए, फिर कल देखेंगे 56 कहता है राष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या होगा, योग्यता क्या होगा, वो कल देखेंगे, ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो।